नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम के बारे में उनके सेवादार शिवा ने पुलिस हिरासत में जो बयान दिया था उससे पलट गया है। शिवा ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उससे दस्तावेजों पर जबरन दस्तखत कराए गए। शिवा ने इस बात से भी इनकार किया कि उसने पुलिस को किसी सीडी के बारे में जानकारी दी है, जबकि पुलिस को उम्मीद है कि शिवा के पास आसाराम के एकांतवास की सीडी है। शिवा की हिरासत बढ़ाने के लिए पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि उसके पास आसाराम की सीडी और क्लिपिंग है। सरकारी पक्ष के वकील आनंद पुरोहित ने सेशन कोर्ट को बताया कि शिवा ने पुलिस को बताया है आसाराम महिलाओं से नियमित रूप से अकेले में ध्यान की कुटिया में उनका इलाज करने के लिए मिलते थे। शिवा को पीड़ित लड़की को जोधपुर रेलवे स्टेशन से आसाराम के आश्रम तक लाने का काम सौंपा गया था। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था। लड़की को भी नहीं जानता हूँ और उनको किसी को जानता हूँ। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आसाराम के सेवादार शिवा ने किए जोधपुर पुलिस के सामने कई अहम खुलासे। आसाराम के सेवादार शिवा ने जोधपुर पुलिस को बताया कि आसाराम अक्सर अपनी ध्यान कुटिया में लड़कियों को रोग मुक्त करने के बहाने अकेले में मिला करता था। शिवा वही है जो नाबालिग पीड़ित को आसाराम के पास लेकर गया था। सूत्रों के मुताबिक सेवादार शिवा ने आसाराम से जुड़ी कुछ सीडी के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस अब उस सीडी को बरामद करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सीडी में आसाराम से जुड़े काले कारनामे हो सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं देखते, जो सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। दरअसल मोदी अहमदाबाद में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में 12वीं की एक छात्रा की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે એમનું બધું બરબાદ થઈ ગયું છે। मोदी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मोदी ने पीएम पद की दावेदारी छोड़ दी है? कहीं मोदी का निशाना पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तरफ तो नहीं है, जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं? पीएम पद के सपने नहीं देखने के नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी पर चुटकी ली है। पीएल पुनिया का कहना है कि अगर सपने देखने से कोई बर्बाद हो जाता तो उनकी पार्टी मोदी को पीएम बनाने का सपना देख रही है, यानी बीजेपी बर्बाद होने वाली है। वहीं हरीश रावत के मुताबिक बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है जो सबको साथ लेकर चल सके। अंदरूनी लड़ाई ने सबके सपने मार दिए हैं। उनकी पार्टी तो सपने देख रही है प्रधानमंत्री बनने की, और अगर वो सपने देख रही है तो मोदी के अनुसार जो सपने देखता बर्बाद हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी बर्बाद हो जाएगी। भाजपा दूसरा कोई वाजपेयी नहीं बना पाए हैं जो सबको लेकर के चल रहे हैं। जब तक इस देश के अंदर सबको लेकर के चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने नहीं देखने के बयान पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि ये मोदी की होशियारी है, बयान के पीछे की हकीकत देखने की जरूरत है। वहीं 17 सालों तक एक ही सियासी अखाड़े में दाव आजमाने वाले जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी के सपने के बयान को तवज्जो देने से इनकार कर दिया, लेकिन बीजेपी मोदी के बयान पर सफाई जरूर दे रही है। तो वो तो हर तिकड़म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए बीजेपी पार्टी के अंदर। हम तो इस पर बयान देते नहीं। आपके लिए है गुनगुना, ये हमारे लिए तो नहीं है। बिल्कुल सही नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं पीएम बनने का सपना नहीं देखता। उनका मूल मंत्र है काम करने की प्रेरणा और काम करते रहना। संसद में आज गुजरात के निलंबित आईपीएस बंजारा की चिट्ठी में मोदी पर लगाए गए आरोपों की गूंज सुनाई दी। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। बंजारा मसले पर चर्चा न होने पर जेडीयू और एसपी और लेफ्ट ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी आरोपों पर जवाब दें। एक राज्य का मामला नहीं है, ये कानून की व्यवस्था है, ये सांप्रदायिक दंगों के साथ जुड़ी हुई है, ये एनकाउंटर किलिंग्स है। इसके साथ कहीं पर भी हो हिंदुस्तान में सदन के अंदर इसके बारे में चर्चा होना उचित है। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और यदि ईमानदारी निष्ठा से इस मामले की जांच हो गई तो बड़े बड़े लोग इसके गिरफ्त में आ जाएंगे। मोदी सीधे तौर पर अमित शाह के साथ को एक्यूज्ड बनते हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। संसद के मानसून सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ा दी गई है। अब मानसून सत्र शुक्रवार की जगह शनिवार तक चलेगा। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक सहित कुछ अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में सत्र की अवधि बढ़ाई गई है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने गुरुवार को तय किया कि मानसून सत्र शुक्रवार की बजाय शनिवार को समाप्त होगा। पहले मानसून सत्र 30 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया था। सत्र की अवधि दूसरी बार बढ़ाई गई है और अब ये 7 सितंबर को समाप्त होगा। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ कल ही संकेत दे चुके थे कि मानसून सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आतंकी आसन भटकल पर विवादित बयान देना समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी को भारी पड़ गया।
पार्टी ने उन्हें नेशनल सेक्रेटरी पद से हटा दिया है। फारूकी ने भटकल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया था। दरअसल भटकल की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी नेता कमाल फारूकी ने एक विवादित बयान देकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया था। फारूकी ने कहा था कि आतंकी यासीन भटकल पर कार्रवाई सिर्फ इसलिए न हो कि वो मुसलमान है। उन्होंने कहा कि दोष साबित होने से पहले उसे आतंकवादी कहना ठीक नहीं है। हालांकि अपने बयान पर उठे विवाद के बाद फारूक ने माफी मांग ली थी। सुन लीजिए यासीन भटकल के बारे में फारूकी ने क्या कहा था। सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है, इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसलिए भी उसको पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गुमशुदगी के पोस्टर के बाद अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर लौटे नवजोत सिंह सिद्धू ने आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। सिद्धू ने बीजेपी के सहयोगी अकालियों पर विकास के काम में सहयोग न देने का आरोप लगाया। सिद्धू ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार विकास के कामों में उनका सहयोग नहीं कर रही है। अकाली दल पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो पंजाब में विकास के कार्य नहीं कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र से गायब रहने पर सिद्धू की दलील थी कि वो पैसे कमाने मुंबई गए थे। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे। विधानसभा से लेकर लोकसभा के प्रोजेक्ट जब प्रगति होनी होती है तो अमृतसर में पैसा पड़ा है, लेकिन अमृतसर पे नहीं लगेगा। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य बनाने को लेकर मचे बवाल ने सूबे की आर्थिक हालत को चरमरा कर रख दिया है। आंकड़ों पर विश्वास करें तो विभाजन के यूपीए के फैसले के बाद एक महीने में सरकार को 485 करोड़ रुपए से भी अधिक के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि इस आंकड़े में वो राशि शामिल नहीं है जो कि करीब 4.25 लाख कर्मचारियों को पिछले एक महीने कामकाज नहीं करने के कारण वेतन के रूप में मिली है। चिंता की बात तो ये भी है कि बंटवारे को लेकर पिछले 3 सालों से चले आंदोलन से सरकार को पहले ही करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दूसरी ओर अलग तेलंगाना राज्य बनाने के यूपीए सरकार का फैसला खुद कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। उसके ही सांसद इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जाहिर है हालात फिलहाल सुधरते नजर नहीं आ रहे, लेकिन इतना तय है कि तेलंगाना पर मचे घमासान का राज्य के विकास पर उल्टा असर पड़ना तय है। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने 5 लाख के निजी मुचलके पर कांडा को 1 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी है। कांडा ने विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। कांडा पिछले 1 साल से अधिक वक्त से जेल में है। उनके वकीलों ने दलील दी कि इस मामले में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और जांच में इनके द्वारा दखल दिए जाने की कोई आशंका निराधार है। कांडा पर उनकी एयरलाइंस कंपनी की पूर्व कर्मचारी गीतिका शर्मा के साथ बलात्कार, खुदकुशी के लिए उकसाने, साजिश रचने और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने आमरण अनशन पर बैठा ये परिवार प्रतापगढ़ के कुंडा में हुए तीसरे हत्याकांड में मारे गए ग्राम प्रधान नन्हे यादव का है। इनका आरोप है कि कुंडा में सीओ हत्याकांड में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद राजा भैया उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। नन्हे यादव के परिवार का आरोप है कि सीबीआई जांच की जारी होने के बाद भी राजा भैया पुलिस की मिली भगत से उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और अलग अलग तरीकों से उनके परिवार के और उन लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है जो लोग इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है राजा भैया द्वारा, जबकि उनको क्लीन चिट दी जा चुकी है सीबीआई द्वारा। फिर कोई मामला बनता नहीं है, लेकिन राजा भैया हम लोगों को सब हर तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। सीओ जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद ने भी राजा भैया के खिलाफ आरोप लगाए थे और क्लीन चिट मिलने के बाद अब वो फिर से अदालत में अपील करने की तैयारी कर रही हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पलवल में 10वीं क्लास की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। हमेशा की तरह घर से स्कूल जाते वक्त रास्ते में नाबालिग छात्रा को बोलेरो जीप पर सवार 5 बदमाशों ने अगवा कर लिया। युवती को अगवा करने के बाद बदमाश उसे फरीदाबाद एक कमरे में ले गए, जहां सभी ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित के मुताबिक लड़की ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसके मुंह को बंद कर दिया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुंह बंद करके जी मेरी लड़की पकड़ के 2 जने ने गाड़ी में गए, शोर नहीं मचा मन दिया, कट्टा दिखाया हो जी मेरी लड़की है, गलत काम किया हो जी एक ने परवीन ने। जम्मू में मानसिक रोगियों के एनजीओ में 5 लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने एनजीओ के निदेशक और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू में इनर व्हील लॉटरी होम में मानसिक रोगी महिलाओं और लड़कियों को रखा जाता है। इस वक्त कुल 17 लड़कियां एनजीओ में रखी हुई थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर जम्मू डीसी ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। कमेटी की जांच में 5 लड़कियों के साथ यौन शोषण और रेप का मामला सामने आया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज होने के बाद संस्था के डायरेक्टर और चौकीदार को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में बोकारो के बिजली नगरी इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। इलाके के एक फ्लैट में पति पत्नी की बड़ी बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक अजय कुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ फ्लैट में रहते थे। वारदात के वक्त मृतक दंपति के दोनों बच्चे किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे, जिसकी वजह से वो हत्यारों के हाथ नहीं लगे। दोहरे हत्याकांड की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घर में चारों ओर बिखरे पड़े सामान को देखकर पुलिस इसे लूटपाट के मामले से भी जोड़कर देख रही है। खून से लथपथ अजय सिंह का शव बाहर के कमरे में मिला, जबकि उनकी पत्नी का शव रसोई
सोई घर में मिला। सनसनीखेज हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट FSL टीम के अलावा मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। लखनऊ में रैगिंग से परेशान खुदकुशी की कोशिश करने वाली छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। रैगिंग से परेशान छात्रा निजी इंस्टीट्यूट में बी फार्मा का कोर्स कर रही थी। छात्रा ने 4 दिन पहले ही दाखिला लिया था और रैगिंग से इतना परेशान थी कि कॉलेज की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। दरअसल ये वाकया तब हुआ जब कॉलेज में प्रार्थना चल रही थी। चीख सुनते ही प्रार्थना में मौजूद छात्र छात्रा उस ओर भागे और छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने रैगिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रैगिंग रोकने की कोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इसी का नतीजा है कि छात्रा रैगिंग से इतनी परेशान हुई कि उसने खुदकुशी करने की ठान ली। यूपी के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन और रेल की सुरक्षा में तैनात जीआरपी के जवानों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई। देखिए जीआरपी के जवान कैसे बेशर्मी से रेल में सफर कर रहे लोगों से टिकट चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज 24 की टीम ने जब इस बात पर ऐतराज उठाया तो जीआरपी का एक जवान हाथापाई में उतर गया। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी सारी हरकतें कैमरे में कैद हो गई, उसने कैमरा भी छीनने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो कैमरे से छिपता हुआ प्लेटफॉर्म पर ऐसा दौड़ता नजर आया जैसे ट्रैक पर रेल में अवैध वसूली कर रहे जिस भी जीआरपी के जवान के कानों में मीडिया की टीम की बात पहुंची, वो भी सर पर दौड़ता नजर आया। रेल में सफर कर रहे यात्रियों के मुताबिक चाहे वो टिकट लेकर सफर कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अपना आई कार्ड उन्हें नहीं दिखाया तो जीआरपी के जवान पैसे लेन देन के साथ उन्हें बड़ी ही बेरहमी से पीटते भी थे। जीआरपी के सभी जवान जनरल डिब्बे में चेकिंग कर रहे थे। रेलवे रूल के मुताबिक जिसमें आई कार्ड लेकर चलना जरूरी नहीं है, फिर भी ये यात्रियों से बदसलूकी और वसूली करने में पीछे नहीं हटे। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों को सरकारी योजना के चलते मिलने वाले मिड डे मील को चुराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सरकारी राशन के तहत मिलने वाले अनाज को मिली भगत के चलते स्कूल प्रशासन इसे स्कूल से ही गायब कर देता था। इतना ही नहीं, बच्चों को चुराए गए इस खाने को गड्ढे में छिपाया जाता था ताकि वक्त मिलते ही महंगे मुनाफे में इसे बेचा जा सके। पुलिस को जब इस पूरी जालसाजी की खबर मिली तो उन्होंने स्कूल में छापा मारकर गड्ढे में छिपाए गए अनाज को बरामद कर लिया। छापेमारी के दौरान गड्ढे से बरामद गेहूं को देखकर पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए। फिलहाल खाद्य आपूर्ति विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि इस जमाखोरी के पीछे अफसरों की साठगांठ भी हो सकती है। छोटे पर्दे के लोकप्रिय सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी ने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड मकरंद मल्होत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर गालियां देने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने ये शिकायत मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। प्रत्युषा का कहना है कि मकरंद ने उन्हें फोन पर धमकियां और गालियां दी। प्रत्युषा के मुताबिक मकरंद ने घर आकर उनके घर वालों के साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ये दोनों टीवी एक्टर के बर्थडे पर साथ साथ देखे गए थे। ऐसे में सवाल है कि 3 दिनों के भीतर ऐसा क्या हो गया कि इनके बीच रिश्ते इतने खराब हो गए। हालांकि मकरंद इन आरोपों से इनकार कर रहा है। कोई गालियां नहीं दी है, बातचीत हुई है, कोई बदतमीजी नहीं हुई है, लेकिन उसके घर में जाना आना मेरा रेगुलर था। वो नॉर्मल जैसे मैं रोज जाता हूँ वैसे ही गया था। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की उस अर्जी पर 14 सितंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मीडिया को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वो 2002 के हिट एंड रन मामले में कार्यवाहियों की सही और निष्पक्ष खबरें दें। सलमान के वकील श्रीकांत शिवाड़े ने कहा कि इससे लोगों की नजरों में सलमान की छवि खराब हुई है, लिहाजा मीडिया को इस मामले में सही और निष्पक्ष खबरें देने का निर्देश दिया जाए। सलमान खान के वकील चाहते हैं कि मीडिया पे रोक लगाई जाए और मीडिया को क्लियर डायरेक्शंस दिए जाएं कि वो सिर्फ फैक्चुअल और ट्रूथफुल फैक्ट्स और सच्चाई ही बोले। सलमान खान पर साल 2002 के हिट एंड रन का मामला चल रहा है। घटना में उनकी गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई थी। दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिल्म निर्माता श्रीदेवी के पति बोनी कपूर को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पूरा कपूर परिवार डरा हुआ है। फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने स्थानीय ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। बोनी कपूर के अनुसार फोन करने वाला आदमी उन चोरों का संबंधी है जिन्हें साल भर पहले उनकी शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गौरतलब है कि साल भर पहले बोनी कपूर के घर से 6 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। बोनी कपूर की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जेल में बंद दोनों बदमाश अंडरवर्ल्ड से जुड़े हो सकते हैं। अब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को अकेलेपन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उनके अकेलेपन को दूर करने वाला, उनसे बात करने वाला उनके साथ होगा। लेकिन ये हाड़ मांस का इंसान नहीं बल्कि मशीनी इंसान यानी रोबोट होगा। जापान की तरफ से स्पेस सेंटर में भेजे गए रोबोट ने पहली बार कुछ बोला है। इसे अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा प्रयोग नहीं हुआ था। 13 इंच के इस रोबोट का नाम किरोबो है। किरोबो को जापानी में बात करने के लिए तैयार किया गया है। किरोबो को जापानी भाषा में बात करने के लिए तैयार किया गया है। किरोबो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में काम कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने का पानी, खाना, कपड़े और काम के उपकरण लेकर गया है।